हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सफरता रिसोर्स साइंटो। तो आज हम पॉलिटी की 5वीं क्लास लेने जा रहे हैं, जिसमें भाग 3 मूल अधिकार पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मूल अधिकार। मूल अधिकार को हम इंग्लिश में फंडामेंटल राइट्स भी कहते हैं। इसमें कितने मूल अधिकार हैं? इसमें 12 से 35 तक दिए गए हैं। भाग 3 में कितना है? 12 से 35 तक लिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। मूल अधिकार को हम नैसर्गिक अधिकार भी कहते हैं, क्योंकि ये जन्म के बाद मिल जाते हैं। मूल अधिकार को मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। इसे यूएसए के संविधान से लिया गया है। इसे कहाँ से लिया गया है दोस्तों? यूएसए के संविधान से लिया गया है। अनुच्छेद 12 देखते हैं। मूल अधिकार की परिभाषा। मूल अधिकार की परिभाषा क्या होती है? वे अधिकार जो लोगों के जीवन के लिए अति आवश्यक या मौलिक समझे जाते हैं, उन्हें हम मूल अधिकार कहते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं दोस्तों? मूल अधिकार कहते हैं। अब अनुच्छेद 13 देख लेते हैं। यदि हमारे मूल अधिकार किसी दूसरे के मूल अधिकार को प्रभावित करते हैं, तो हमारे अधिकारों पर रोक लगाई जा सकती है, यानी कि हमारे अधिकारों पर अल्पीकरण किया जा सकता है। तो ये थे हमारे 12 अनुच्छेद नंबर 12, अनुच्छेद नंबर 13। अब देख लेते हैं समता या समानता का अधिकार कहाँ से कहाँ तक है। समता या समानता का अधिकार 14 से 18 तक दिया गया है। तो अनुच्छेद 14 देख लेते हैं। विधि के समक्ष समानता अर्थात कानून के सामने सभी समान हैं। यह व्यवस्था कहाँ से ली गई है? यह व्यवस्था ब्रिटेन से ली गई है। जबकि कानून के समान संरक्षण की व्यवस्था कहाँ से ली गई है? अमेरिका से ली गई है। यानी कि विधि के समक्ष समानता कहाँ है? यानी कि कानून के समक्ष समानता ब्रिटेन से ली गई है। और कानून के समान संरक्षण कहाँ से ली गई है? अमेरिका से ली गई है। तो चलिए अनुच्छेद नंबर 15 की ओर जाते हैं। जाति, धर्म, लिंग, जन्मस्थान के आधार पर सार्वजनिक स्थानों पर, यानी कि सरकारी स्थान पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद नंबर 16 देख लेते हैं। अनुच्छेद नंबर 16 क्या कहता है? लोक निर्वाचन, सरकारी नौकरी में समानता। इसमें पिछड़े वर्ग के लिए कुछ विशेष आरक्षण की चर्चा दी गई है। अनुच्छेद 16 क्या कहता है? निर्वाचन अनुच्छेद 16 क्या कहता है? पिछड़े वर्ग की आरक्षण है इसमें। अब आता है अनुच्छेद नंबर 16, अस्पृश्यता यानी कि छुआछूत का अंत है। ठीक है, इसमें क्या है? छुआछूत का अंत। अब देख लेते हैं अनुच्छेद नंबर 18, उपाधियों का अंत। किंतु शिक्षा, सुरक्षा तथा भारत रत्न, पद्म विभूषण इत्यादि रख सकते हैं, लेकिन विदेशी उपाधि रखने से पहले क्या लेनी पड़ेगी? राष्ट्रपति की अनुमति लेनी होगी। हमें क्या करना होगा? सभी उपाधियों का अंत कर दिया गया है। इसमें अनुच्छेद 18 के तहत क्या है? सभी उपाधियों का अंत है, किंतु सुरक्षा, शिक्षा, भारत रत्न, पद्म विभूषण रख सकते हैं। विदेशी उपाधि रखने से पूर्व हमें किसकी? राष्ट्रपति की अनुमति लेनी होगी। अब देख लेते हैं स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 तक दिया गया है। तो अनुच्छेद 19 के अंदर भी सब कुछ है। तो अनुच्छेद 19 का पहला क्या कहता है? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, बोलने की स्वतंत्रता, झंडा लहराने, पुतला जलाने, आरटीआई तथा प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है। अब 19 के दूसरे में क्या है? बिना हथियार सभा करने की स्वतंत्रता है। अब 19 के तीसरे में संगठन बनाने की स्वतंत्रता है। 19 के चौथे में बिना रोक टोक चारों ओर घूमने की स्वतंत्रता। 19 के पांचवें में भारत में किसी भी क्षेत्र में बसने की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 19 के छठवें में क्या है? संपत्ति का अधिकार। अब यह मूल अधिकार नहीं रहा है, बल्कि कानूनी अधिकार हो गया है। संपत्ति का अधिकार यानी कि नोट करेंगे यहाँ से, संपत्ति के अधिकार को 44वीं संविधान संशोधन, उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? हमारे मोरारजी देसाई जी थे। 1978 में मौलिक अधिकार से हटा दिया गया था। इसे अब कहाँ पर है? अनुच्छेद 300 के का में है। कहाँ पर है? अब अनुच्छेद 300 के का में तहत में है। किसके तहत है? कानूनी अधिकार बन गया है। अब 19 का 7वां देख लेते हैं। व्यवसाय करने की स्वतंत्रता है। तो अब हम 19 के कैसे याद करेंगे? पहले फर्स्ट 19 का पहला क्या कहता है? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, यानी कि हमें पहले बोलने की स्वतंत्रता है। बोलेंगे तो फिर इसके बाद क्या करेंगे? बिना हथियार। 19 के सेकंड में क्या है? बिना हथियार हम सभा भी कर सकते हैं। अब सभा कर ली, सभा करने के बाद क्या होगा? 19 के तीसरे में संगठन बनाएंगे। संगठन बनाने की स्वतंत्रता है। उन संगठन बनाने के बाद क्या है? 19 के चौथे में क्या है? हम बिना रोक टोक चारों ओर घूमेंगे। फिर घूमने के बाद क्या करेंगे?
किसी भी भारत में किसी भी क्षेत्र में हम बस जाएंगे, अगर हमें बसने के बाद भी अच्छा लगा तो हम वहाँ पे क्या करेंगे, 19 के छठ में हम संपत्ति ले लेंगे। ठीक है, संपत्ति लेने के बाद वहाँ हमें रह लिए, फिर हमें कुछ काम करना पड़ेगा। 19 के 7वें में क्या है, फिर हम काम करेंगे, वहाँ पे व्यवसाय भी कर सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से आप लोग यह याद कर सकते हैं। ठीक, अब अनुच्छेद 20 क्या कहता है, अनुच्छेद 20 देख लेते हैं। अनुच्छेद 20, इसमें 3 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई हैं। फर्स्ट, एक गलती की एक सजा होगी। सेकंड में क्या है, 20 के सेकंड में क्या है, सजा उस समय के कानून के आधार पर दी जाएगी, ना कि पहले या बाद के कानून के आधार पर दी जाएगी। 20 के तीसरे में क्या है, सजा के बाद कैदी को भी संरक्षण दिया जाएगा। अगर कोई किसी कैदी को सजा मिली है तो उसे भी क्या दिया जाएगा, संरक्षण दिया जाएगा, क्योंकि वह जीवन यापन कर सके, सजा के बाद क्या कर सके, अपना जीवन यापन कर सके। अब देख लेते हैं नोट। अनुच्छेद 20 के अनुसार जब तक किसी भी व्यक्ति को न्यायालय दोषी करार नहीं कर देती है, तब तक उसे अपराधी नहीं माना जाएगा। अनुच्छेद 21 क्या कहता है, इसमें प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की है। इसी के कारण अधिक धुआं देने वाले वाहन या बिना हेलमेट लगाने वाले व्यक्ति का पुलिस चालान काट सकती है। अनुच्छेद 21 में ही निजता यानी कि गोपनीयता का अधिकार भी जोड़ा गया है, यानी कि पर्सनल, अगर आपकी कोई गोपनीय जानकारी नहीं निकाल सकता है। ठीक है, अनुच्छेद 21 का उपयोग करके। अब नोट नंबर सेकंड देख लेते हैं। अनुच्छेद 20 तथा 21 को आपातकाल के दौरान भी नहीं रोका जाएगा। ठीक है, अतः इसे शक्तिशाली मूल अधिकार भी कहते हैं। अनुच्छेद 21 का इसमें क्या है, अनुच्छेद 21 के काम में क्या है, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं प्राथमिक शिक्षा का अधिकार है। इसे 86वें संविधान संशोधन सन 2002 द्वारा जोड़ा गया था। इसे कब जोड़ा गया था, सन 2002 द्वारा जोड़ा गया था। अब देख लेते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद नंबर 22, इसमें 3 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई हैं जो गिरफ्तारी से संरक्षण यानी कि गिरफ्तारी से रक्षा करती हैं। फर्स्ट क्या है, व्यक्ति को गिरफ्तार करने से पहले क्या बताना होगा, वारंट बताना होगा। वारंट में इसका होता है कारण, उसे कारण देना होगा गिरफ्तार करने से पहले कि आपको क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है, किस जुर्म में आपको गिरफ्तार किया जा रहा है। अब 22 के सेकंड में क्या है, 24 घंटे के अंदर न्यायालय में सशरीर प्रस्तुत करना होगा। 24 घंटे में यातायात तथा अवकाश का समय नहीं गिना जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको गिरफ्तार किया जाता है शनिवार की रात को और संडे को अदालत बंद रहती है, तो उसमें क्या आपका संडे नहीं जोड़ा जाएगा। 24 घंटे आपको नहीं, सोमवार को कोर्ट में पेश किया जाएगा, ना कि संडे को। ठीक, अब देख लेते हैं, गिरफ्तार हुए व्यक्ति को अपने पसंद का वकील रखना होगा, रख सकता है अगर वो चाहता है तो। ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं। निवारक विरोध अधिनियम देख लेते हैं, क्या है इसकी चर्चा अनुच्छेद 22 के चौथे में है। इसका उद्देश्य किसी व्यक्ति को सजा देना नहीं बल्कि अपराध से रोकना है। इस कानून के तहत पुलिस शक के आधार पर किसी भी व्यक्ति को बिना कारण बताए अधिकतम कितने माह के लिए, अधिकतम 3 माह के लिए गिरफ्तार या नजरबंद कर सकती है। इससे ज्यादा भी कर सकती है, पर वो उसे क्या करना पड़ेगा, पुलिस को कोर्ट से ऑर्डर लेना होगा, तभी वो आपको गिरफ्तार आगे कर सकती है। अब नजरबंद क्या होता है, नजरबंद देख लेते हैं। किसी व्यक्ति को जब समाज से मिलने नहीं दिया जाता है तो उसे नजरबंद कहते हैं। नजरबंद होटल, आवास या जेल कहीं भी हो सकता है। भारत में प्रमुख निवारक अधिनियम विरोध अधिनियम देख लेते हैं। निवारक विरोध अधिनियम 1950 में क्या आया, यह भारत का पहला निवारक विरोध अधिनियम है। यह 31 दिसंबर 1972 में इसे समाप्त कर दिया गया था। ठीक है, इसके बाद आया था मीशा, आया था मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट आया था, इसे 1971 में लाया गया था, किंतु इसका शाब्दिक दुरुपयोग हुआ था, जिस कारण से 1978 में इसे समाप्त कर दिया गया। इस एक्ट को कौन लाया था, हमारी श्रीमती इंदिरा गांधी जी लाई थी। ठीक है, इसे क्यों कौन लाया था, श्रीमती इंदिरा गांधी जी लाई थी। ठीक, अब आगे चलते हैं। मीशा के बाद क्या आया था, रासुका आया था, यानी कि राष्ट्रीय सुरक्षा कानून आया था, इसे 1980 में लाया गया था। यह अभी तक लागू है, वर्तमान में यह सबसे खतरनाक अधिनियम है। इसी के तहत पुलिस क्या करती है, एनकाउंटर कर देती है। ठीक है, इसके बाद आया था टाडा, आया था टेररिस्ट एंड डिस्ट्रीब्यूटेड एसेट
एक्टिविशन। इसे 1985 में लाया गया था। आतंकवादी के विरुद्ध इसे लाया जाता है। दुरुपयोग होने के कारण यह 23 मार्च 1995 को समाप्त कर दिया गया था। यह 23 मार्च 1995 को समाप्त कर दिया गया था। अब देख लेते हैं आगे, पोटा देख लेते हैं। प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट, यह भी आतंकवादी पर लगाया जाता है। इसे सन 2001 में प्रारंभ तथा सन 2004 में क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। शोषण के विरुद्ध अधिकार देख लेते हैं। वापस आ जाते हैं हमारे 12 से 35 पर आ जाते हैं, जिसमें से 22 तक हम पढ़ चुके हैं। अब आता है शोषण के विरुद्ध अधिकार, 23 और 24 आता है। अनुच्छेद 23 क्या कहता है, बलात् श्रम यानी कि जबरदस्ती श्रम तथा बेरोजगारी यानी कि बिना वेतन पर रोक लगाया गया, किंतु राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर बलात् श्रम या बेगारी कराई जा सकती है यदि नेशनल इमरजेंसी यानी कि नेशनल सुरक्षा में आती है। नहीं, सरकार चाहे तो बलात् श्रम तथा बेगारी करा सकती है। ठीक। अनुच्छेद 24 क्या कहता है, 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को खतरनाक काम में नहीं लगाया जाएगा। अब देख लेते हैं धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 तक। अनुच्छेद 25 क्या कहता है, अंतःकरण की चर्चा है, अर्थात व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता की चर्चा है। इसके तहत सिखों को कृपाण यानी कि तलवार, मुसलमानों को दाढ़ी, हिंदुओं को टीकी यानी कि टीका रखने की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 26 क्या कहता है, इसमें सामूहिक धार्मिक स्वतंत्रता, इसी के तहत यज्ञ, हवन, सड़क पर नमाज पढ़ने की अनुमति है। अनुच्छेद 27 क्या कहता है, धार्मिक कार्य के लिए रखा गया धन पर टैक्स नहीं लगेगा। जो धार्मिक कार्यों के लिए रखा गया धन होता है उस पर टैक्स नहीं लगाया जाएगा। अनुच्छेद 27 बोलता है। अनुच्छेद 28 क्या कहता है, सरकारी धन से चल रहे संस्थान में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा रही है। यहाँ पर रिमार्क करेंगे, संस्कृत एक भाषा है, ठीक है, संस्कृत क्या है, एक भाषा है, ना कि हिंदू धर्म की धार्मिक शिक्षा है। इसी के प्रकार से उर्दू तथा अरबी एक भाषा है, ना कि इस्लाम धर्म की शिक्षा है। अतः सरकारी मदरसा अनुच्छेद 28 का उल्लंघन नहीं करता है। अब देख लेते हैं आगे, संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार 29 और 30 अल्पसंख्यकों के लिए है। जो कि अनुच्छेद 29 क्या कहता है, अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण है। इसमें अल्पसंख्यकों की रक्षा है और कहा गया है कि किसी भी अल्पसंख्यक को इसकी भाषा या संस्कृति के आधार पर किसी संस्था में प्रवेश से नहीं रोका जा सकता है। अनुच्छेद 30 क्या कहता है, अल्पसंख्यकों को शिक्षा संरक्षण। अल्पसंख्यक यदि बहुसंख्यकों के बीच में शिक्षा लेने में संकोच कर रहे हैं तो अल्पसंख्यक अपने पसंद की संस्था खोल सकते हैं। सरकार उसे भी धन देगी। सरकार क्या करेगी, उसे भी धन देगी। अनुच्छेद 31 क्या कहता है, इसमें पैतृक संपत्ति की चर्चा की गई है जो मूल अधिकार या, किंतु 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा इसे कानूनी अधिकार बना दिया गया था और इसे 300 अनुच्छेद 300 की का में जोड़ दिया गया है। रिमार्क करेंगे अनुच्छेद 19 का छठा, 19 के छठवें में क्या है, अर्जित संपत्ति की चर्चा है, जबकि 31 में अनुच्छेद 31 में पैतृक संपत्ति की चर्चा की गई है। और सेकंड पॉइंट क्या है रिमार्क में, मूल अधिकार को हम से सरकार या जनता कोई नहीं छीन सकती है, जबकि कानूनी अधिकार को जनता नहीं छीन सकती है किंतु सरकार छीन सकती है। इसके लिए सरकार ने भूमि अधिग्रहण विधेयक लाया था। ठीक। अब देख लेते हैं संवैधानिक उपचारों का अधिकार, यह सबसे मेन है। अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 32 क्या कहता है, इंपॉर्टेंट। अनुच्छेद 32 क्या कहता है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अनुच्छेद 32 को मूल अधिकार बनाने वाला मूल अधिकार कहा जाता है क्योंकि इसके द्वारा व्यक्ति हनन के मामले पर सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकता है और सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार की रीट या याचिका समादेश यानी कि जारी करता है। अब देख लेते हैं इसका रीट जारी करने की ट्रिक, देख लेते हैं कैसे याद करेंगे। बंदी, पति, परमेश्वर, उसका अधिकार। बंदी से बंदी प्रत्यक्षीकरण हो जाएगा, ठीक है, पति से प्रतिषेध हो जाएगा,
परमेश्वर से परमादेश हो जाएगा, उसका से उत्प्रेषण हो जाएगा, अधिकार से अधिकार प्रेक्षा हो जाएगा। ठीक है, तो पहला देखते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण यानी कि हावियस कॉर्पस। यह व्यक्तिगत स्वतंत्रता का सबसे बड़ा रेट है। यह बंदी बनाने वाले अधिकारी को यह आदेश देता है कि उसे 24 घंटे के भीतर सशरीर न्यायालय में प्रस्तुत किया जाए। अब देख लेते हैं सेकंड कौन सी रीट होती है, परमादेश मेंडेमस। इसका अर्थ होता है हम आदेश देते हैं, यानी कि सुप्रीम कोर्ट बोलता है हम आदेश देते हैं जब कोई सरकारी सरकारी कर्मचारी अच्छे से काम नहीं करता है तो उससे यह जारी तो उसके खिलाफ यह जारी किया जा सकता है। ठीक है, अब देख लें तीसरा अधिकार प्रेक्षक वारंटो। जब कोई व्यक्ति ऐसे कार्य को करने लगे जिसके लिए वह अधिकृत नहीं है तो उसे रोकने के लिए अधिकार प्रेक्षा आता है। अब देख लेते हैं अनुच्छेद 352 में क्या है, ये एक्स्ट्रा में है, याद रखिएगा। राष्ट्रीय आपात के दौरान केवल 20 और 21 ही ऐसे अनुच्छेद हैं जिसे वंचित नहीं किया जा सकता है। ठीक है, अब इसके बाद क्या आता है, प्रतिषेध आता है। यह ऊपरी न्यायालय अपने से निचले न्यायालय पर, यानी कि सुप्रीम कोर्ट बोलता है हाई कोर्ट को, निचले न्यायालय पर तब लाती है जब निचले न्यायालय अपने अधिकारों का उल्लंघन करके फैसला सुना चुकी होती है। उत्प्रेषण क्या होता है, यह भी ऊपरी न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट आदेश देता है हाई कोर्ट को, यानी कि निचले न्यायालय पर तब लाती है जब निचले न्यायालय अपने अधिकारों का उल्लंघन करके फैसला सुना चुकी होती है। अब 3 नोट हैं, सिंपल से नोट हैं, वो याद करेंगे। अंबेडकर जी ने अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा है। ठीक है, फर्स्ट नोट ये हो गया है हमारा। पूछते हैं संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है, अनुच्छेद 32 को। नोट नंबर 2, किस भाग को संविधान की आत्मा कहते हैं, प्रस्तावना को कहते हैं। किस भाग को, तो प्रस्तावना। ठीक है, और किस अनुच्छेद को, तो अनुच्छेद 32 को। ठीक है, ये 5 प्रकार की रीट को अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट में भी जारी कर सकते हैं। ठीक है, हाई कोर्ट में 226 के तहत जा सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट में अनुच्छेद 32 के तहत जा सकते हैं। अब अनुच्छेद 33 देख लेते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में संसद, सेना, मीडिया तथा गुप्तचर के मूल अधिकारों को सीमित किया जा सकता है। अनुच्छेद 34 क्या कहता है, भारत के किसी भी क्षेत्र में सेना का कानून यानी कि मार्शल लॉ लागू किया जा सकता है। सेना के न्यायालय को कोर्ट मार्शल कहते हैं। यह सबसे कठोर मार्शल लॉ यानी कि अशफा है, एनेक्शल फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट। अनुच्छेद 35 यानी कि लास्ट देख लेते हैं। अनुच्छेद 35 भाग 3 में दिए गए मूल अधिकार के लागू होने की विधि की चर्चा की गई है लास्ट में। ठीक है, अब देख लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। मूल अधिकार को 7 श्रेणियों में बांटा गया था, किंतु वर्तमान में कितनी श्रेणियां हैं, 6 श्रेणियां हैं। फर्स्ट कौन सी है, श्रेणी नंबर फर्स्ट, समानता का अधिकार 14 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22, शोषण के विरुद्ध अधिकार 27 से 24, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28, शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार 29 और 30, और संपत्ति का अधिकार इसी को क्या कर दिया गया है, हटा दिया गया है, जो कि अब कहाँ पर 300 के का में पहुंच गया है, 300 के ए में पहुंच गया है अब। और साथ में देख लेते हैं संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32। ठीक है, तो ये हमारे 7 तथ्य हैं, 7 में बांटा गया है, किंतु छठी बी को हटा दिया गया है। ठीक है, संपत्ति का अधिकार क्या कर दिया गया है, हटा दिया गया है। अब नोट देख लेते हैं। नोट क्या है, मैन अनुच्छेद 14, 20, 21 और 21A, 23, 24 और 25 से लेकर के 28 भारतीय तथा विदेशियों दोनों के लिए हैं। ठीक है, ये किसके लिए, दोनों के लिए हैं। अब नोट नंबर 2 देख लेते हैं। अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 तथा 30 केवल भारतीयों को मिलते हैं। हड़ताल करना, चक्का जाम करना तथा हड़ताल करना तथा चक्का जाम करना
मूल अधिकार नहीं है, क्योंकि इससे अन्य व्यक्तियों के मूल अधिकार का हनन हो जाता है। ठीक है, स्थायी आवास तथा अनिवार्य रोजगार मूल अधिकार नहीं है। वोट डालने का अधिकार राजनीतिक अधिकार है, ना कि मूल अधिकार है। मूल अधिकार को कुछ समय के लिए राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं, निलंबित कर सकते हैं। मूल अधिकार को स्थायी रूप से संसद प्रतिबंधित कर सकती है। मूल अधिकार का रक्षक कौन है? मूल अधिकार का रक्षक है हमारा सुप्रीम कोर्ट है। अनुच्छेद 32 का उपयोग करके हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, व अनुच्छेद 226 का उपयोग करके हम कहाँ जा सकते हैं, सीधे हाई कोर्ट जा सकते हैं। तो आई होप तो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो कमेंट करके जरूर बताएं वीडियो कैसी थी।